नमस्कार, जय हिंद साथियों। कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जो रीट में नए टॉपिक जुड़े हैं वो तमाम बिंदु इस पुस्तक के अंदर सम्मिलित हैं अध्याय रूप में। ये छठा अध्याय चल रहा है और उसका ये आज आखिरी पार्ट होगा, जिसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले राज प्रासाद एवं महल स्थापत्य। देखिए, स्थापत्य का एक विशिष्ट रूप राजप्रासाद है, राजाओं के महल वगैरह। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के साथ साथ राजभवनों का निर्माण भी होने लगा। मेनाल, नागदा, आमेर आदि स्थानों में पूर्व मध्यकाल के राजभवनों के अवशेष मिलते हैं, जिनमें छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियों का अभाव एवं दो किनारों के कमरों को बरामदे से जोड़ा जाना इनकी विशेषता रही है। जहाँ से जो सवाल नहीं बनता है तो उस पैरा को मैं थोड़ा सा गति से पढ़ूंगा। मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि के कारण राजप्रसाद विशाल, भव्य एवं सुसज्जित बनने लगे थे। कुंभाकालीन राजप्रसाद सादे थे, किंतु बाद के काल में महलों की बनावट एवं शिल्प में परिवर्तन दिखाई देता है। 15वीं सदी के बाद जब राजपूत शासकों का मुगलों के साथ संपर्क हुआ तो उसका असर यहाँ के महलों के स्थापत्य पर दिखाई दिया। यानी कि जो वंश जब जब आया तो उस वंश की जो संस्कृति है, जो स्थापत्य कला है, वो भी वहाँ के भवन निर्माण में, महलों में, मंदिरों में, सब में तमाम स्थापत्य कलाकृतियों में देखने को मिलती है। फव्वारे, छोटे बाग बगीचे, बेलमुट्टे, संगमरमर का प्रयोग, मेहराब, गुंबज आदि रूपों में मुगल प्रभाव इन इमारतों में देखने को हमें मिला। जैसे हम बात करें तो उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, कर्ण सिंह का जग मंदिर, जगत सिंह द्वितीय के काल का प्रीतम निवास महल, जगनिवास महल माफ़ कीजिएगा, आमेर के दीवाने आम, दीवाने खास, बीकानेर के अपने कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, जोधपुर के फूल महल आदि। बात करें आगे हम तो 17वीं सदी के पश्चात कोटा, बूंदी, जयपुर आदि में महलों में स्पष्टतः मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। मुगल प्रभाव के कारण राजप्रासादों में दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशालाएं, बारहदरियाँ, गवाक्ष, झरोके, रंग महल आदि की जगहें जो देखने को हमें मिली, इनका स्थान भी उसमें होने लगा। इस प्रकार के महलों में जयपुर का सिटी पैलेस, उदयपुर का सिटी पैलेस मुख्य है। राजस्थान के महलों में डीग के महल, जिन्हें जल महल भी कहते हैं, ध्यान में रखना, यहाँ सवाल बन सकता है, का विशेष स्थान है। यह महल जाट राजा सूरजमल द्वारा निर्मित है। डीग के महलों के चारों ओर छज्जे हैं जो अलग ही प्रभाव उत्पन्न है जो अपना करते हैं, छज्जे या कॉर्निस। अब बात करते हैं हम हवेली स्थापत्य की। तो राजस्थान के नगरों में सामंत और सेठों ने भव्य हवेलियां बनवाई। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाद में शेखावाटी के धनिकों ने अपने अपने गांव में विशाल हवेलियां बनाने की परंपरा की नींव डाल दी। रामगढ़ में नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों में विशाल हवेलियां देखने को मिलती है। हवेलियां बननी है जो प्रारंभ हो गई थी। जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली तो पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई है। इसी प्रकार वंश पत्थर की बनी करौली, भरतपुर और कोटा की हवेलियां भी अपनी कलात्मक संगत राशि के कारण अद्भुत है। बाद के वैष्णव मंदिर भी हवेली शैली के आधार पर ही बने। बाद में जो वैष्णव शैली के मंदिर बने वो हवेली शैली जो है स्थापत्य कला की, उसके अकॉर्डिंग ही बने। इसलिए विशाल हवेलियां मंदिरों के रूप में आज जगह जगह दिखाई देती है। बात करें प्रसिद्ध हवेलियों में तो बीकानेर की प्रसिद्ध बछावतों की हवेली 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्ण सिंह बछावत द्वारा बनवाई गई। ठीक है। इसके अलावा बीकानेर में मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया आदि की हवेलियां अपने शिल्प वैभव के कारण विख्यात है। बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर से बनी है। इनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ एवं यूरोपीय चित्रशैली प्रयुक्त की गई है। देखिए ये मंडावा हवेली। बाद में हम बात करें तो शेखावाटी की हवेलियाँ
अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखना। नवलगढ़ की हवेलियों में रूप निवास भगत, जालान, पोदार और बघेरियाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। बिसाऊ झुंझुनू में अपने नाथुराम पोदार की हवेली, सेठ जयदयाल केठिया की तथा सीताराम सिंगतिया की हवेली है जो विख्यात है। तो कौन सी हवेली कहाँ की, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ढूंढ लो झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, मुकुंदगढ़ झुंझुनू में सेठ राधाकृष्ण एवं केसर देव कानेडिया की हवेलियाँ, चिड़ावा झुंझुनू में बगड़ियों की हवेली, महनसर झुंझुनू की सोने चांदी की हवेली, श्रीमाधोपुर सिक्कर में पंसारी की हवेली ये सुप्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ सिक्कर की चार चौक की हवेली व चैतराम की हवेली भी दर्शनीय है। वहीं सिक्कर में गोरीलाल बियाणी की हवेली, रामगढ़ सिक्कर में ताराचंद रुइया की हवेली, फतेहपुर सिक्कर में नंदलाल देवड़ा की हवेलियां भी समकालीन भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध रही है। चुरू की हवेलियों में माल जी का कमरा, ध्यान में रखना इसको, माल जी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली और मंत्रियों की हवेली इत्यादि विख्यात है। आगे बात करें तो जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली, ध्यान में रखना, पोखरण की हवेली, राखी हवेली, टोंक की सुनहरी कोठी, उदयपुर में बागौर की हवेली, जयपुर में नाटाणियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली इत्यादि में हवेली स्थापत्य के विभिन्न रूप जो दिखाई देते हैं। इनके बाद में हवेली स्थापत्य के बाद में हम बात करते हैं छतरियाँ, मकबरे और दरगाह। देखिए, मृत्यु के बाद स्मृति चिन्ह बनाने की परंपरा बहुत प्राचीन है, पुरानी है। राजस्थान के शासक तथा श्रेष्ठ वर्ग संपन्न था, अतः उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में स्मृति में स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाए गए, जिन्हें छतरियाँ और देवल के नाम से जाना जाता है। स्थापत्य कला में भवन निर्माण की दृष्टि से ये स्मारक बड़े महत्वपूर्ण हैं। जयपुर का गेटोर, जोधपुर का जसवंतड़ा, कोटा का छत्रविलास बाग, जैसलमेर का बड़ा बाग तो इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करें छतरियाँ मुगल और राजपूत कला का सुंदर समन्वय दर्शाती है। अलवर में मूसी महारानी की छतरी, फतेह गुंबद, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, ध्यान में रखना कौन से कहाँ पर है। बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरी, गेटोर में ईश्वर सिंह की छतरी, जोधपुर में अपने जसवंत सिंह का थड़ा, जैसलमेर में राजाओं और पालीवालों की छतरियाँ स्थापत्य का विलक्षण एक अद्भुत नमूना पेश करती है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर और हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह लोगों की आस्था का केंद्र होने के साथ साथ स्थापत्य के बेजोड़ नमूने हैं। दीवान शाह की दरगाह कपासन में है, मीठे शाह की दरगाह गागरोन, शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़, जिसे नरहड़ का पीर भी कहा जाता है, अब्दुल पीर की मजार भवानपुरा, मीरा साहब की दरगाह बूंदी, ख्वाजा फ़खरुद्दीन की दरगाह सरवाड़, अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में आदि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के समन्वय की क्या है, प्रतीक है। बात करते हैं जल स्थापत्य की। तो राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेतीला है, अपने रेगिस्तान वाला, इसके बावजूद भी यहाँ जल स्थापत्य का विकास हुआ। आगे हम देखें तो रेगिस्तान का हिस्सा होने के बावजूद यहाँ जल स्थापत्य का विकास हुआ। कुएं, कुंड, बावड़ियाँ, टाँके यहाँ के जल स्थापत्य की पहचान है। कुआं राजस्थान में उपयोगी जल स्रोत है। बांदी कुएं का नाम किसी बांदी अर्थात दासी द्वारा बनवाए कुएं के नाम पर ही रखा गया है। बाटाडू गांव में आधुनिक पाषाण कला से बना संगमरमर का कुआं है जो दर्शनीय है। बाड़मेर में है ये बाटाडू गांव, ध्यान में रखना। टाँके जल स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इनमें बरसाती पानी इकट्ठा किया जाता है। टाँकों के अच्छे नमूने किलों में मिलते हैं, जिनमें जयपुर का जयगढ़ किला प्रमुख है। ये टाँके मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के उत्तम प्रमाण भी कह सकते हैं इनको। राजस्थान के जनजीवन में बावड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके निर्माण में उपयोगिता के साथ ही सौंदर्य का विशेष ध्यान रखा जाता था। ये राज परिवार के सदस्यों, मुख्यतः रानियाँ, राजमाताएं, श्रेष्ठ वर्ग इत्यादि द्वारा बनवाई जाती थी। इनके निर्माण से संबंधित सूचनाएं भी शिलालेखों पर अंकित की जाती थी, जिनसे निर्माताओं और कारीगरों की जानकारी प्राप्त जो होती रहे। आगे हम बात करें तो बांदीकुई के निकट बनी आवाहनेरी की चांद बावड़ी, ध्यान में रखना, संभवतः राज्य की सबसे कलात्मक बावड़ी है। मान्यता है किसी चांद नामक राजा ने इसे बनवाया।
मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी रामरसदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, डूंगरपुर के निकट स्थित प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी महारावल आसग्रहण की पत्नी प्रिमल देवी ने बनवाई थी। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने 1699 ईस्वी में करवाया। तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो बावड़ियों का निर्माण है किसी न किसी शासक या राजा की या श्रेष्ठ वर्ग की पत्नियों ने करवाया। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में बड़े बड़े तालाब भी रहे, अपने प्रकार के स्थापत्य पर रोशनी डालते हैं। क्योंकि ये भाग अधिकांश पहाड़ी है, अतः वहाँ दो पहाड़ों के बीच के स्थान को रोककर धूल और पत्थरों का बांध बना दिया जाता था और बांध को आगे से सीढ़ी से तालाब तक जोड़ दिया जाता था तथा बांध पक्का बनाया जाता था। इसके नीचे कुछ वृक्षों की पंक्तियाँ लगा दी जाती थी और उन्हें पक्के बांध से जोड़ दिया जाता था। इस प्रकार के बांधों में पिछोला, उदयपुर, गेप सागर डूंगरपुर, राजसमंद, राजनगर और जयसमंद डेबर प्रसिद्ध है। इनके निर्माण में यही पद्धति 11वीं से 17वीं सदी तक काम में ली गई। आगे हम बात करें तो इन बांधों में राजसमंद का बांध जो विशिष्ट है, इसे दुष्काल से पीड़ित जनता को राहत देने के लिए बनवाया गया था। इस बांध पर नौचौकी नामक तीन भाग वाली 3 छतरियाँ बनाई गई जो तक्षण कला की दृष्टि से अनुपम है। तो इस प्रकार अपना ये छठा अध्याय कक्षा 10 का पूर्ण होता है। सवाल है, इन सवालों के उत्तर आप दीजिएगा। किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तर बंद है? अध्याय को आपसे अच्छे से पढ़ा था तो उत्तर आप दे पाएंगे। रणथंभौर, नाहरगढ़, सिवाना या फिर तारागढ़? आप कमेंट करना उत्तर। दूसरा सवाल है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं और किसने बनवाए? ये भी बताना आप। नाहरगढ़, तारागढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोण? तीसरा सवाल है, अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है? अजमेर, जयपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़? चौथा है, हर्ष माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? आभानेरी, पुष्कर, सालासर, माउंट आबू? तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं किया तो शेयर कर देना सभी ग्रुप में। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को क्लिक करना ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। और जल्दी ही पोल के अंदर कम्युनिटी में आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, जल्दी हम प्रयास करेंगे पुराने जितने भी पेपर हुए हैं उनके सवालों का संकलन की सीरीज़ लाने का। तो जुड़े रहें, जोड़ते रहें, फिर मिलते हैं।